हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 1 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 से रिलेटेड और पेपर 2 से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। इसी नाम से एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे मेरा नाम सर्च करते हुए मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। हम लोग बात करेंगे महात्मा अय्यनकली के बारे में। इस टॉपिक पर आने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं सरकमस्टेंसेस के बारे में। सरकमस्टेंसेस समझते हो ना? परिस्थिति। ऐसा बोला जाता है ना कि आज जो भी इंसान है वो अपनी परिस्थिति के कारण है, या फिर कल जो भी इंसान बनेगा वो अपनी परिस्थिति के कारण बनेगा। ऐसा बोला जाता है अक्सर। जैसे कि आप आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स गरीबी की प्रॉब्लम को फेस करते होंगे, उनकी फैमिली इनकम काफी कम होगी, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स समझ पा रहे होंगे अगर वो ये प्रॉब्लम में है तो। गरीबी, क्योंकि देखो गाइस, पैसा जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि पैसे से काफी सारी चीजें जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं। और अगर कोई इंसान जब गरीबी में हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर पैसों की उनके पास कमी होती है, फैमिली इनकम उतनी अच्छी नहीं होती, तो उस समय उनको काफी कष्ट जो है वो झेलने पड़ते हैं समय समय पर। जैसे कि बुक्स खरीदना है तो उसके लिए चाहिए पैसा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है अच्छी उसके लिए चाहिए पैसा, बहुत सारी चीजें, एक नहीं बहुत सारी चीजें, क्योंकि गरीबी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? आपने 5 अटेम्प्ट दे दिए, प्री तक नहीं निकला, छठा अटेम्प्ट है, डर लग रहा है क्या करेंगे, अब एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। कौन सा अटेम्प्ट है ये? लास्ट अटेम्प्ट, छठा अटेम्प्ट। अब इसमें या तो आर होनी है या तो पार होनी है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, इकलौते हैं घर में कमाने वाले, राइट। फैमिली को सपोर्ट करना है, जॉब भी करनी है, जॉब नहीं करेंगे तो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इनकम नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। और लगता है कि यार जॉब कर छोड़ दूं क्या? अब जॉब छोड़ने का जैसे ही मन करता है कि पढ़ाई करता हूँ लग के, पढ़ाई करती हूँ लग के, पर जॉब छोड़ने जैसे ही छोड़ने का आता है जॉब, कि यार जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी, तब दिमाग में ख्याल आता है कि यार फैमिली को भी तो सपोर्ट करना है, फिर जॉब करनी पड़ती है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच में। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स, जब परिस्थिति स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो ये मान लेना कि आप जो हो वो सबसे लकी हो कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको अपने सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे। आपके साथ ऑलरेडी आपकी परिस्थिति ऐसी बन गई है जो कि आपको सक्सेस के दरवाजे तक ले जाएगी। इसको ऐसा मानो कि भगवान ने आपको इतना लकी बनाया है कि आप सोच रहे हो कि मैं अपनी फैमिली को जो है वो निकालूंगा आईएएस एग्जाम क्लियर करके, राइट। यानी कि ये परिस्थिति जो है मैं खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी इस एग्जाम को क्लियर करके। ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स, मैंने तो कुछ चंद प्रॉब्लम्स गिनाई, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स में होती है। कई बार शादी की प्रॉब्लम्स भी होती है, आपको पता होगा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स कई बार स्टूडेंट्स को होती है। तो वो उसको प्रॉब्लम की तरह जो है वो मत समझना, इसको ये समझना कि आपको अब मौका मिल गया है अपने आप को साबित करने का, या अपनी फैमिली सिचुएशन को सही करने का, राइट। तो आप उस दरवाजे तक बस आपको चलना है। और ये जो सिचुएशन जब आप बनती है किसी भी इंसान की लाइफ में, तो उस इंसान के सर पर होता है टाइम बम, जो कि फटने वाला होता है एक लिमिटेड समय के बाद। तो वो इंसान उसी टाइम बम के अकॉर्डिंग जो है वो काम करने लगती है। जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट में आपने देखा होगा काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, राइट। काफी सारे कैंडिडेट्स हैं फुल टाइम जॉब करते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और जॉब भी ऐसी नहीं एमएनसी कंपनी में नहीं, साइकिल की दुकान पे जॉब कर रहे हैं, चाय की दुकान में जॉब कर रहे हैं, राइट। यानी कि ऐसे, मतलब ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पर उनको इनकम भी काफी कम मिलती। तो आप समझ सकते होगे कि फैमिली भी गरीबी में है, और उस गरीबी को दूर करने के लिए छोटी जॉब जो है वो की जा रही है। अब देखो, जॉब कुछ छोटी बड़ी तो कुछ होती नहीं है, बट हाँ इनकम सेंस की अगर मैं बात करूं तो इनकम वाइज जो है वो कम पे वाली जॉब जो है वो कर रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और
लोगों ने किया है, ये सब चीजें फेस करी है, और उसके बाद आज की डेट में वो आईएएस आईपीएस की रैंक पर है, राइट। आपने देखा होगा काफी सारे, जो आपने सुना भी होगा इंटरव्यू में, कि फादर जो हैं काफी सारे कैंडिडेट्स के पेट्रोल पंप में काम करते हैं और उनका सिलेक्शन हो गया, और एक बार नहीं दो दो बार सिलेक्शन हुआ है। काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, रिक्शा वाले वाले हैं उनके पापा, और उन्होंने तैयारी करी और वो सेलेक्ट हो गए, राइट। तो ये ऐसी जब सिचुएशन, ऐसी जब सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां जब इंसान की लाइफ में डेवलप होती हैं, तो उनके पास गोल्डन चांस होता है कर दिखाने का कुछ। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में क्यों इंसान का सिलेक्शन होता है, तब उसको लगता है कि यार अब तो टाइम बम हो गया, चालू एक ही साल है, जी जान लगा के मेहनत करो, सब जितनी भी डिस्ट्रैक्शन से हटाओ, फोन फेंको, दोस्तों को फेंको। बट जिन लोग की लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी होता है, बट तब होगा जब वो अपने फैमिली की मेहनत को, यानी कि अपने पेरेंट्स की मेहनत की कद्र करें। क्योंकि पेरेंट्स ने मेहनत करके उनको ये फैसिलिटीज दी है कि वो आराम से अपने बेड पर आराम से बैठकर पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हैं, एसी है, गर्मी के समय पे उनके पास, ठंडी के समय पे हीटर है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है जिन लोगों के पास, उनकी अब मैं बात कर रहा हूँ। पहले वाली सिचुएशन तो मैंने बता दी आपको, जिनके पास प्रॉब्लम है उनका तो सिलेक्शन होना है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। दूसरे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास जो है वो हाथों हाथ सब चीजें अवेलेबल है, जब चाहे, जब जौन सी चाहे वौन सी बुक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। जिस भी कोर्स को परचेज करना है वो कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मेहनत करी है, जिससे जिसके कारण वो आज की डेट में ये फैसिलिटी जो है वो उनको मिल रही है। क्योंकि कल को, जैसे कि आज की डेट में जो गरीब इंसान है, कल को आईएएस आईपीएस बनेगा या बनेंगी, तो वो अपने बच्चों को तो डेफिनेटली अच्छी से अच्छी सर्विस देने पर काम करेंगी या करेंगे, है कि नहीं। तो वैसे ही जो आज की डेट में जिन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है, उनको अपने सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करना है। सर्कमस्टेंसेस कब क्रिएट होंगे, जब वो बच्चे सुबह उठें और उठकर ये सोच लें कि भाई आज के दिन मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, राइट। क्योंकि उनके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेहनत करने की, क्योंकि उनको जो है वो मेहनत करनी है, क्योंकि सिलेक्शन उनका होगा जो आप इस एक रूम में बैठकर अपने आप को बांध लें कि भाई, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना 2 महीने पढ़ा हो गया, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, और एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। एक भी दिन अगर आप गैप कर रहे हो, तो आप जो अपने सक्सेस की जो सीढ़ी है उसको एक एक कदम जो है वो पीछे कर रहे हो। यानी कि जितना आप आगे बढ़ोगे, और अगर आपने गैप किया तो 2 कदम पीछे चले आना। जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना प्रीलिम्स की, वैसा समझना कि प्रीलिम्स के अंदर ये नेगेटिव मार्किंग है। आपको सिखाया जाता है कि भाई अगर एक दिन जो है वो गैप करोगे तो 2 दिन पीछे जाना है। तो ये मान के चलो, तो इसलिए अपने आप खुद ब खुद जो है अपने सर पर एक टाइम बम रख लो कि भैया मुझे एग्जाम में जो है वो सिलेक्शन चाहिए। मेरे पेरेंट्स की कृपा के कारण मुझे आज ये फैसिलिटी मिल रही है। काफी बच्चों को तो ये फैसिलिटी मिलती नहीं है, तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ये फैसिलिटी मिल रही है मेरे पेरेंट्स के कारण, तो मुझे उस पर मेहनत करनी है। और जिन बच्चों को नहीं मिल रही फैसिलिटी, ये मान के चलो कि भाई आपके पास तो भगवान ने टाइम बम रखा हुआ है कि भाई तुझे तो सिलेक्शन हासिल करना है। क्योंकि आज आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तभी तो मेरा ये लेक्चर देख रहे हो। तो आपने डिसाइड किया होगा और आपकी परिस्थिति खराब होगी, तो आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि आपके सर पे रखा हुआ है टाइम बम। और जब तक वो टाइम बम सर पे नहीं आता है, तब तक इंसान कोई मेहनत नहीं करता है। कुछ लोग जो है वो खुद ब खुद रख लेते हैं, कुछ लोग के सर पे ऑलरेडी रखा रहता है। जिनके सर पे रखा हुआ है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। बट हाँ, मेहनत करते जाना। जिन लोग की पूरे टाइम जॉब होती है, उसके बावजूद भी, फुल टाइम जॉब के बावजूद भी आज की डेट में आईएएस आईपीएस है, कैसे हैं? क्योंकि आपको टाइम को चुराना है। और जिन बच्चों को पूरी फैसिलिटी मिली हुई है, उनको तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही काम करना है भाई, पढ़ना है। कोई फैमिली फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। फैमिली बोले कि यार चलना है यार 2 मिनट, चाचा के यहाँ ये फंक्शन है, चाची के यहाँ वो फंक्शन, नहीं भाई, हमें तो पढ़ाई करनी है। 1 साल चाहिए, सिलेक्शन हासिल करना है, उसके बाद जहां जाएंगे वहां, जहां फंक्शन होगा वहां चले जाएंगे। चीफ गेस्ट की तरह जाएंगे यार, ऐसे ही थोड़ा जाएंगे, गेस्ट की तरह नहीं, चीफ गेस्ट की तरह जाएंगे। तो वो एक अंदर से लेकर आओ एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड जो है वो प्रॉब्लम वाला इंसान भी, प्रॉब्लम वाले इंसान को एटीट्यूड लाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर खुद ब खुद एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि भाई अगर मेरे पास 5 मिनट का भी समय, यानी कि ऑफिस में वो जॉब कर रहे हैं, 10 मिनट का भी अगर टाइम मिला है, तो उस पर वो जो है वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स देख ली, मेरा ये लेक्चर देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया। ऐसे टाइम निकालना आना चाहिए। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे तो आराम से, देखो 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे पढ़ना है, और रिमेनिंग 8 घंटे जो करना है करो। तो आप अगर इस स्लैब में अगर अपने टाइम को डिवाइड कर दो कि भाई 8 घंटे मुझे सोना है, तो 6 घंटे भी नहीं बोला, 8 घंटे सो। 8 घंटे जो करना है करो लाइफ में, मतलब यानी कि पूरा 8 घंटे में तो बहुत सारी चीज होती है, मूवी देख लोगे। देखो 8 घंटे में तो 2 मूवी आराम से निपटा सकते हो, आराम से वेब सीरीज निपटा सकते हो एक पूरी की पूरी। तो 8 घंटे आपके पास इंजॉयमेंट के, और 8 घंटे सिर्फ आपको पढ़ाई में देना है। अगर इतना नहीं निकाल पा रहे, तो फिर एग्जाम को छोड़ देना यार, क्योंकि फिर एग्जाम जो है वो नहीं हो पाएगा। और जो जॉब करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके पास भी 4-5 घंटे का आराम से उनको टाइम मिलेगा, बट निकालना आपको है।
और ये एग्जाम जो है वो इतनी ही डिमांड करता है, अगर आप डेली 5 से 8 घंटे पढ़ रहे हो और वो भी फोकस के साथ, ऐसे नहीं कि भाई मोबाइल भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, सब हटाओ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, इंसान की परिस्थिति जो है वो उसको बना देती है स्ट्रांग, उसको सक्सेसफुल बनाती है, राइट? या तो आपकी परिस्थिति आपके पास ऑलरेडी है तो लकी मान के काम करो, उस परिस्थिति में ही रहकर जो है वो आपको काम करना है, क्योंकि टाइम बॉम्ब है, फटेगा। तो आपको फटने से पहले जो है वो आपको काम करते चलना है, और जिनके पास सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लगा लो सर पे अपने टाइम बॉम्ब और रेगुलरली जो है वो इसको ऐसे मान के चलो कि भाई ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद जो है मुझे फिर अगले साल तैयारी नहीं करना है, ये आखिरी अटेम्प्ट की तरह मैं इसको ट्रीट करूंगा और इस एग्जाम को निकालूंगा या निकालूंगी, ऐसे लेके चलो, तब जाकर एग्जाम निकलेगा, राइट? और ये मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़े एग्जाम्पल महात्मा अय्यनकल्ली हैं। महात्मा गांधी जी ने तक इनको राजा कहा है, पुलिया का राजा। पुलिया बेसिकली एक हम लोग को अनटचेबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो उनका राजा कहा है। तो ये पर्सनालिटी इसलिए उभर कर आई क्योंकि इन पर्सनालिटी की सरकमस्टेंसेस ऐसी थी। बचपने में बहुत, यानी कि छोटा जब खेलने कूदने की उम्र थी, उस समय इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पहले के समय पे जो ऊंची जात छोटी जात वो सब होता था ना, अनटचेबिलिटी छुआछूत वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती थी, और लो कास्ट जो है उनको वेरियस सर्विसेज नहीं दी जाती थी, अपने साथ रखा नहीं जाता था, पब्लिक प्लेसेस में एंट्री बैन थी। तो इन्होंने ये सब चीजें अपने बचपने में सही, जब बचपने में ये सब चीजें इन्होंने सही, तो इन्होंने अपने आप को जो है वो बाहर निकाला। इन्होंने बचपने में फैसला कर लिया था कि भाई मुझे इस परिस्थिति को चेंज करना है, और उसके बाद जो है इस परिस्थिति के कारण ही ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह जो है वो निकल कर आए, उभर कर आए, एंटी कास्ट मूवमेंट को इन्होंने लीड किया। इन्होंने दूसरे लोगों को, यानी कि अनटचेबल्स को, पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, बैठने के लिए, उनके जो बेसिक राइट्स जो होते हैं वो उनको दिलवाए, कि लोग जो है वो पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर सकें, स्कूल्स में एंट्री अनटचेबल्स को मिल सके, दलित्स को मिल सके। तो ये इन्होंने कर दिखाया। और अगर ये अपनी परिस्थिति में रहकर सोचते कि अरे यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे यार किस्मत खराब है यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार, फैमिली को भी सपोर्ट करना है यार, क्या करें यार। तो जहां वो ये वाली जो कंडीशन आने लगती है ना दिमाग में कि अरे यार कैसे करेंगे, तो फिर नहीं निकलेगा एग्जाम। बट अगर ये चीज आ जाएगी दिमाग में कि नहीं भाई मेरी परिस्थिति ऐसी है और मुझे अपनी परिस्थिति को ठीक करना है, कुछ भी करके जी जान लगा दूंगा, लगा दूंगी, और इस एग्जाम को निकालना ही है, मतलब निकालना ही है, तो निकलेगा ही, कोई भी एग्जाम निकलेगा। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करनी है, राइट? और मन लगाकर, और ये सोचते हुए कि निकालना है मतलब निकालना है, कभी मत सोचना कि नहीं निकालना, हमेशा सोचो कि निकलेगा, और उसके लिए मेहनत करते रहो दिन रात, क्यों नहीं निकलेगा। वैसे ही इन्होंने पूरी चीज करी। एक परिस्थिति में ऐसे थे ये, जिस परिस्थिति में जो है वो बहुत सहा इन्होंने, और सहने के बाद जो है वो एक लीडर की तरह ये उभर कर आए, स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह। और ना ही सिर्फ वो कंडीशन जो थी उसको इन्होंने खत्म किया, बाकी दूसरे लोगों को भी जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी। जैसे कि कल को आप IAS IPS बन जाओगे, आप देखोगे कि यार कोई गरीब बच्चा है, मेहनती बच्चा है या बच्ची है, वो तैयारी कर रहे हैं बट उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो आप खुद उनको जो है वो सपोर्ट कर दोगे, उनको खुद आप एडमिशन, मतलब इतने लायक हो जाओगे आप, यानी इकोनॉमिकली इतने साउंड हो जाओगे आप कि आप उनको उनका एडमिशन करा दोगे किसी भी कोचिंग में। और आपने देखा होगा काफी सारे वीडियोस वगैरह, दीपक रावत जी के वीडियो देखो आप, IAS ऑफिसर है, क्या बेहतरीन चीजें करते हैं वो, पूरे वीडियोस उनके अवेलेबल है, मजा आ जाता है देखकर उनकी सर्विस को। तो मोटिवेशन लिया करो इन सब चीजों से। मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशनल थॉट से या इन सब चीजों से नहीं आता, रियलिटी से मोटिवेशन लेना सीखना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो भी मोटिवेशन है अंदर रहता है, बाहर नहीं। चलो एनीवेज, मैंने आपका थोड़ा इसमें टाइम वेस्ट किया, बट ये जरूरी था क्योंकि महात्मा अय्यनकल्ली जी के बारे में यहाँ पर बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसी के थ्रू जो है वो आप लोग को भी चीजें कुछ बताऊं। तो इनकी अभी 157 बर्थ एनिवर्सरी 28 अगस्त को हम लोग को देखने को मिली थी। 28 अगस्त 1863 को इनका जन्म हुआ था। ट्रावनकोर जो प्रिंसली स्टेट पहले हुआ करती थी, आज की डेट में जो हम लोग को केरला देखने को मिलता है ना, केरला, वो पहले ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता था। वहीं पर ही एक छोटे गांव में ये जन्मे थे, और बचपन के समय पे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है वो जो भेदभाव हुआ करता था ना जाति के आधार पर, तो वो सहा इन्होंने, और फिर वो सहने के बाद अपने आप को इन्होंने इतना स्ट्रांग बना लिया कि ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर बन गए, और इन्होंने लोगों को बेसिक राइट्स प्रोवाइड कराई, अनटचेबल्स को बेसिक राइट्स प्रोवाइड कराई, पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने की, स्कूल में एंट्री जो है वो इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। और महात्मा गांधी जी ने इनको पुलिया किंग का दर्जा दिया, यानी कि पुलिया किंग कहकर पुकारा, पुलिया के राजा। और इंदिरा गांधी जी ने इंडिया के सबसे महान पुत्र बेटे के रूप में जो है वो इनको डिस्क्राइब किया था, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इनके जो कुछ कंट्रीब्यूशन दलित डेवलपमेंट को लेकर हम लोग को देखने को मिले थे, यानी कि दलितों के लिए इन्होंने क्या क्या किया कि दलितों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो, अपलिफ्ट हो पाए दलित। तो 1893 के दौरान इन्होंने एक बैलगाड़ी चलाई थी,
ऑक्स कार्ट जो होता है ना, बैलगाड़ी, वो चलाई इन्होंने। क्योंकि यहां पर क्या होता था कि पहले के समय पे पब्लिक प्लेसेस जो है, जैसे कि पब्लिक रोड्स, इवन पब्लिक रोड्स पर जो है वो दलित चल नहीं सकते थे, अलाउ नहीं था उनको चलने के लिए। इन्होंने वो बैलगाड़ी चलाई और प्रोटेस्ट किया कि भाई ये जो रोड्स वगैरह जो है उस पर सभी का अधिकार है। रोड जो है वो किसी के पापा की प्रॉपर्टी नहीं है, राइट, सरकार की प्रॉपर्टी, और उस पर सभी का अधिकार जो है वो मान्य है। तो रोड जो है वो सभी के हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटी जात का है उसके रोड नहीं होंगे, बड़ी जात वाले ही जो है, हायर कास्ट वाले ही हैं, वो ही इस रोड को एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं। तो उन्होंने वो जो है वो चला दिया था, बैलगाड़ी चला दी, राइट। और इससे चैलेंज कर दिया, जो भी अनटचेबल जो थे वो पब्लिक रोड्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे, उस चीज को उन्होंने चैलेंज किया। एक रैली निकाली, रैली जो थी वो अनटचेबल्स के राइट्स के ऊपर थी, अनटचेबल्स के अधिकार जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। और इन्होंने बलरामपुरम पे रैली निकाली, और इस रैली को फिर बाद में चलकर नाम दिया गया वॉक फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए चलना, राइट। और फिर जो दंगे वगैरह उस समय हम लोग को देखने को मिले थे, तो चलियार दंगे के नाम से भी ये चीज फेमस हो गई थी, इनकी जो रैली थी, राइट। क्योंकि अब हायर कास्ट हो गई, लोअर कास्ट हो गए, तो इन दोनों के बीच में अब झड़प हम लोग को देखने को मिली थी उस समय, राइट। बट फिर भी ये रुके नहीं, काम करते रहे अपने। और इनके काम के कारण जो है, यानी कि इनके वेरियस मूवमेंट्स के कारण, रैलीज वगैरह के कारण जो है वो सामाजिक सुधार जो है वो हम लोग को दलितों में देखने को मिला था, यानी कि दलितों का अपलिफ्टमेंट जो है वो इनके कारण हो गया था। और इसके अलावा आगे की बात करें गाइस, तो ये परमानेंट प्रोटेस्टर थे पुलियार राइट्स के, यानी कि पुलियार बेसिकली मैंने आपको बताया कि अभी एक जो अनटचेबल कम्युनिटीज हैं उनमें से हम लोग को एक देखने को मिलती है पुलियार। तो पुलियार जो है वो केरला के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है पुलियार। तो पुलियार के अधिकारों को लेकर जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और 1907 में एक ऑफिशियल ऑर्डर फिर सामने आया, जिस ऑफिशियल ऑर्डर में मेंशन था कि अनटचेबल के जो बच्चे हैं, यानी कि अनटचेबल जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। तो देखो आप, एक टाइम इन्हीं के कारण, यानी कि एक टाइम था जहां पर दलितों को स्कूल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, रोड्स में चलने नहीं दिया जाता था, पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने नहीं दिया जाता था। और इन्होंने अपने बचपन में ये पूरी चीज सही, और इसी के कारण, जैसे कि B.R. अम्बेडकर इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने भी अपने बचपन में ये सब चीजें सही कि उनको रिक्शा में नहीं बैठने दिया जाता था, यानी कि वो रिक्शा से उतार दिया गया था एग्जैक्टली उनको। आपने पढ़ी होगी उनकी बुक्स वगैरह, तो आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। तो ये सब चीजें, और बल्कि एनसीईआरटी में भी मेरे ख्याल से ये वाली स्टोरी के बारे में जो है वो बताया हुआ है, जो B.R. अम्बेडकर जी ने सही थी। तो ये सब चीजें हैं, तो वही चीज मैंने आपको बताई, एक सर्कमस्टेंसेस इंसान को बनाता है, उनमें से एक जो है ये हम लोग को I.N. कल्ली जी देखने को मिले हैं। आगे की बात करें, ये इंस्पायर हुए थे श्री नारायण गुरु जी से, और श्री नारायण गुरु भी जो थे वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, इजावा कास्ट से ये बिलोंग करते थे, और उन्हीं से ही इंस्पायर होकर इन्होंने साधु जन परिपालन संगम की शुरुआत करी। ये बेसिकली जो गरीब लोग जो हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एसोसिएशन हम लोग को देखने को मिला था, साधु जनसंपर्क संघ के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसी संघ ने जो है ये फंडिंग रेज करी, और अपने खुद के स्कूल जो है वो शुरू कर दिए गरीबों के लिए, स्पेशली गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गरीबों को वेरियस सेवा वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, प्लस अनटचेबल्स को सेवा प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये चीज थी। और श्री नारायण गुरु जी के बारे में हम लोगों ने 2 जुलाई 2020 को पढ़ा हुआ है, कवर किया हुआ है, तो इसको जाकर आप एक बार देख लो। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इनके बारे में, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे बहरूपिया के बारे में। तो बहरूपिया कौन है गाइस? तो ये फोक आर्टिस्ट हैं। ये देखो आप, ये बहरूपिया आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वेश बदलने वाले जो होते हैं उनको बहरूपिया कहा जाता है। बहरूपिया वेश बदलने वाले होते हैं, यानी कि वो अपनी वेशभूषा जो होती है वो दूसरी पर्सनालिटी की तरह कर लेते हैं। जैसे कि रामलीला पे आपने देखा होगा, वेरियस परफॉर्मेंस होती है जिसमें ह्यूमन जो होते हैं वो अपना वेश बदलकर भगवान के वेशभूषा जो है वो धारण कर लेते हैं, और उनकी तरह जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो बहरूपिया जो है वो इनको कहा जाता है, जो अपना वेश बदलकर वेरियस परफॉर्मेंस देते हैं थिएटर्स वगैरह में। तो फोक आर्टिस्ट हैं ये बहरूपिया, जिनको कहा जाता है। इनका टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनकी जो आजीविका जो है उस पर प्रभाव पड़ा है, इनका जो लाइवलीहुड जो है वो अफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस के कारण। क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है, और अनलॉक की प्रोसेस में भी ये ऑर्डर्स जो है वो पास हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है। एक जगह पर जैसे इवन मैरिज तक में भी 50 लोगों से ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते मैरिज के अंदर, मैरिज जैसे फंक्शंस में, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को रहना है, राइट। और थिएटर्स वगैरह तो बंद है ही, आप लोग जानते हैं। अब जब थिएटर्स बंद है, कहीं पर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो यही सब थिएटर परफॉर्मेंस थी, और वो आज की डेट में हो नहीं रही है। तो इनके जो आजीविका है, इनका जो लाइवलीहुड है, उस पर प्रभाव तो पड़ना पक्का ही पक्का है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था, राइट। बट कुछ चीजें इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि पूरे इंडिया के अंदर ये गांव गांव में जो है वो परफॉर्म किया करते हैं बहरूपियास। बहरूपिया का फेस्टिवल भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो स्ट्रीट थिएटर का ये इंडियन स्टाइल है,
और हर साल दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर और भी काफ़ी सारे शहरों में, अलग अलग जगहों में ये इनका फेस्टिवल जो है वो बहरूपिया फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो लोगों के बीच में फैला रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को वेरियस नॉलेज के बारे में अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने देखा भी होगा शायद कभी आपने जैसे कि दशहरा वगैरह के समय पे अगर आप गए होंगे बाहर रामलीला वगैरह देखने, या फिर नवरात्रि के समय पे ये इवेंट्स वगैरह जो होते हैं पूरे हर दिन, राइट? तो इस प्रकार के जब बहरूपियाज वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, इस प्रकार का आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस दौरान आपने पिछले कुछ सालों में ये भी देखा होगा कि ऐसी जो झांकी वगैरह नहीं थी, भगवान की झांकी, माता की झांकी जो होती है, वहां पर ये फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें जो परफॉर्मेंस होती है तो उसमें वो लोगों को अवेयर भी कर रहे थे। अभी पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने खुद पर्सनली देखा था कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो है हमारा, उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो की जा रही थी। जैसे कि भोलेनाथ जो है वो आ गए थे, वो अपनी मैसेज जो है वो दे रहे थे स्वच्छता के बारे में, कि स्वच्छता रखना, हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही राम भगवान कर रहे थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो इनके द्वारा भी फैलाई जा रही थी, यानी कि लोगों के बीच में जो है वो अवेयरनेस वेरियस चीज़ों के बारे में जो है वो इनके द्वारा पिछले कुछ सालों से जो है वो भी की जा रही है। तो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान रोल हम लोग को देखने को मिला है। रामलीला की बात करें, रामलीला भी जो है वो इसी प्रैक्टिस का ही एक एक्सटेंशन के तौर पर आज की डेट तक हम लोग को देखने को मिलता है। बहरूपिया जो कंडक्ट करते हैं जो पूरा इवेंट है ना, तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, जिसकी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए थी। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कुछ नए रूल्स लेकर आए हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कि जम्मू एंड कश्मीर का प्रशासन किस प्रकार से होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, इनका क्या रोल होगा जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने में ये सब जो बॉडीज जिनके नाम मैंने भी आपको बताए, लेफ्टिनेंट गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनके पास कौन सी पावर्स होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करेंगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा, तो ये पूरी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी नोटिफाई किए गए हैं, तो इसको लेकर ये न्यूज़ सामने है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के हाथ में क्या क्या पावर आने वाली है। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन, ये पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलेंगे। यहीं से ही आपका दिमाग एकदम जो है वो लाइट जल जानी चाहिए आपके दिमाग में। आप देख रहे हो ऑल इंडिया सर्विसेज, आप भी तैयारी किसकी कर रहे हो? ऑल इंडिया सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस की। और आप जानते हो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद जो पोस्ट आपके हाथ में होगी वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी, है कि नहीं? तो इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक ऊंचे पद की तैयारी कर रहे हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसी पोस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, यानी कि ऐसे ऑफिशियल्स के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम पावर किसके हाथ में गई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में गई है। तो इस प्रकार से आपकी अपनी थॉट प्रोसेस आपको बनानी है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऊपर के जो मैंने भी आपको बताए, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन, इस पर चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इनका कोई रोल इन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं होने वाला है, राइट? इसके अलावा कोई भी अगर मुद्दा आता है, मैटर होता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की शांति को भंग करने से रिलेटेड हो, पीस और ट्रैंक्विलिटी को अफेक्ट करने से रिलेटेड हो जम्मू एंड कश्मीर के, या फिर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी प्रपोजल आता है, कोई भी मुद्दा सामने आता है, तो उस मुद्दे को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर डील करेंगे। बट उसकी एक प्रोसेस होगी, पहले वो मैटर जो होना चाहिए वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाना चाहिए, और चीफ सेक्रेटरी फिर वो मैटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखेंगे। या फिर जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, अगर वो कोई भी ऑर्डर इन मैटर से रिलेटेड, ऊपर दिए गए मैटर से रिलेटेड जो भी है, मैंने भी आपको बताया पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पर शांति या शांति से रिलेटेड कोई मुद्दा आ रहा है, या फिर माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, तो उनसे रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर चीफ मिनिस्टर पास करने वाले हैं, तो ऑर्डर पास करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है वो उनको प्रपोजल भेजना पड़ेगा, उसी के बाद ये ऑर्डर जो है वो पास कर पाएंगे। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है? तो अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, ये चीज सामने आई। इसके अलावा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, यानी कि एक ऑर्डर मान लेते हैं, ये एक ऑर्डर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं ऑर्डर पास होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं ऑर्डर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, तो किसकी सुनी जाएगी ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में? तो 1 महीने तक तो बताया जा रहा है कि जो है वो पूरी चीज जो है वो चलती रहेगी, यानी कि इस प्रकार के विवाद जो है वो चलते रहेंगे। और अगर 1 महीने हो जाते हैं इस विवाद को, तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहेंगे वो होगा, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेंगे वैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कुछ पावर्स थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, जो कि काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड पावर हम लोग को देखने को मिली है। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट की बात करें तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है, आप जानते हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होते हैं
वो उनका लिंक किसके पास होता है, किसके साथ होता है एग्जैक्टली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ होता है, राइट। तो आप यहां पर देखिएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी जो पावर का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करते हैं, तो अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहां पर हम लोग को पावरफुल नजर आएंगे। अब तो आप देखेंगे तो जैसे कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और तो इसमें कोई भी मुद्दे के को लेकर, यानी कोई भी मुद्दा है, चाहे वो किसी भी मैटर का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, उसको लेकर अगर कोई इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो गवर्नर जो होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मुद्दा जो है वो रेफर करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और आप पूरी चीज जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करती है, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के तहत जो है वो अपना ऑर्डर, अपना डिसीजन जो है वो लेते हैं, राइट। तो ये वाली प्रोसेस तो आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ी, तो इस तरीके से इस चीज को समझो। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसको बताएंगे, गवर्नर को, और गवर्नर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर है, और जनरली गवर्नर हम लोग को स्टेट्स में देखने को मिलता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में एक लिंक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच में लिंक है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बीच में। तो हम लोग को क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अल्टीमेटली एक पावरफुल ब्लॉक के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर एक्चुअल सेंस की अगर आप बात करो, अगर हम लोग इस पोस्ट को हटा दें तो पूरा कंट्रोल कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैकग्राउंड में कंट्रोल कर रही है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो स्टेट के अंदर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी में, वो किसके एजेंट है, सेंटर के एजेंट है। यही बोला जाता है ना जनरली, आपने पढ़ा भी होगा कि गवर्नर जो होते हैं वो सेंटर के एजेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जैसे सेंटर बोलती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जो है वो काम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पावर है, तो वो तो एक पोस्ट अपन को सामने से दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल पावर कौन बैकग्राउंड में प्ले कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से भी आपको चीजों को समझना है, ठीक है। तब जब इस लॉजिक से आप चीजों को समझेंगे तो पूरी क्रिस्टल क्लियरिटी आपके सामने रहेगी, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये कहा गया है कि जैसे कि कोई भी मुद्दा होता है, जैसे कि ये ऑर्डर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि ये ऑर्डर जो है वो पास कराना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है कि ऑर्डर पास नहीं कराना है, ठीक है। अब ये मैटर किसके पास चला गया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास चला गया डिसीजन लेने के लिए। बट यहां पर यह भी कहा गया कि जब तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं मुद्दे को, केसेस को, जो कि उनको रेफर किया गया है, उस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके पास पूरी पावर है कि वो अपने डायरेक्शंस, सिचुएशन को देखते हुए जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि इनने बोला कि ऑर्डर पास करना है, तो ये अपने डायरेक्शन ऑर्डर को पास करने की तरफ जो है वो चला सकते हैं। यानी कि जब तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये नहीं बोल देते कि ऑर्डर जो है वो उसको हटा दो, यानी कि इसको बंद कर दो, तब तक जो है ये ऑर्डर चलता रहेगा। किसकी डिस्क्रिप्शन पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर, ये अपनी मर्जी से जो है वो ऑर्डर को चलाते रहेंगे। तो ये चीज भी यहाँ पर पूरी क्लियर की गई है। तो अल्टीमेटली किसके हाथ में पूरा पावर है, पूरा गेम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। वो तो सिंपली हम लोग को अलग से रोल जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का देखने को मिल रहा है, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट किससे लिंक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और एग्जैक्टली ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसके एडवाइस के ऊपर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये चीज जो है आप लोग को ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लॉजिकल बेस, जो कि आपको सिविल सर्विसेज में अक्सर देखने को मिलती है, और इसी लॉजिक को आपको पकड़ के चलना है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को डिकोड कर दो पूरा, राइट। और उसका काम तो मेरा होता है वैसे डिकोड करके मैं आपको पूरा बताता हूं, बट जो टॉपिक्स आप स्टैटिक पोर्शन का अलग से पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक को जो है वो बिल्कुल सिंपलर करते जाओ, और इतनी ईजी अंडरस्टैंडिंग करो कि आपको पूरी चीजें जो है वो आंखों के सामने नजर आई कि यार इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। क्योंकि कल को आप जाकर केस सॉल्व करोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, वेरियस केसेस आपके सामने आएंगे, वेरियस मैटर्स आपके सामने आएंगे, तो आपको केसेस को पूरा डिकोड करना है। यही तो प्रिपरेशन सिखाती है आपको, है कि नहीं। तो ये चीज है जिसको आप लोग को जानना है। अब बात करेंगे चीफ मिनिस्टर का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो जितने भी मैटर्स हैं नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर से रिलेटेड, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज को डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है, जो चीज अपन ने बात कर ली। तो जो नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो भी नए टैक्स को लेकर प्रपोजल, लैंड रेवेन्यू को लेकर, ग्रांट या फिर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी सेल को लेकर या लीज को लेकर, राइट, या फिर किसी डिपार्टमेंट को या ऑफिस को रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा से इस्टेब्लिश करना है, या कोई लेजिस्लेशन जो कोई कानून जो है उसको अगर कोई ड्राफ्ट करना है, राइट, तो उसको लेकर पूरे जितने भी मुद्दे हैं वो चीफ मिनिस्टर और यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करेंगे, जिनके लीडर हम लोग को चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, जैसे कि आपने पता होगा कि 2 या 2 से 4 स्टेट्स के बीच में कई बार कुछ कुछ इश्यूज जो है वो होते रहते हैं अलग अलग मैटर में। जैसे कि कॉमन एग्जांपल पानी, रिवर को लेकर इश्यूज हम लोग को अक्सर नहीं देखने को मिलते। कितनी बार हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा करी हुई है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने बात करी थी सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में, याद आ रहा है। उससे पहले इंडस के बारे में हमने बात करी थी, इंडस रिवर के बारे में। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ये इशूज चलते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई इशू है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की किसी दूसरी स्टेट के साथ या फिर सेंटर के साथ, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो ऐसी कंट्रोवर्सी में जो भी मुद्दा जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के सामने पेश किया जाएगा। इन दोनों
चीफ मिनिस्टर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस पूरे मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए। जो भी अगर कंट्रोवर्सी से रिलेटेड मुद्दा होता है तो जो भी डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी चल रहा है, पूरी की पूरी चीजें जो है वो इन दोनों को पता होनी चाहिए। और पता किसके थ्रू लगेगी? चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो है इनके सामने नोटिस जो है वो पेश किया जाएगा। जो भी मुद्दा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, इस प्रकार के इशू से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज जो है वो इस रूल्स रेगुलेशन में सामने आई। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? हालांकि हमने देखा कि प्रीवियस में हमने चीजों को डिकोड कर ही लिया था, अल्टीमेट रोल तो प्ले कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ही। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे गाइस, तो ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेफर करेगी इनको, उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करेंगे। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल मेक अ प्रायर रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रपोजल ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। तो यानी कि इन अब कुछ ऐसी चीजें देख रही हैं जो कि डायरेक्ट बता रही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को मुद्दे को जो है वो रेफर करेंगे और उसके बाद फिर उनको काम करना रहेगा। हालांकि वो पूरा का पूरा काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, राइट। अब यहाँ वो पहले तो इनडायरेक्टली होता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा वो इनडायरेक्टली मैटर्स के ऊपर देखा, अब यहाँ पर डायरेक्टली मैटर्स के ऊपर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल की। तो अगर जैसे कि सेंटर के साथ कोई भी स्टेट जो है, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या फिर कोई भी हाई कोर्ट हो, उसके बीच में अगर रिलेशंस खत्म होने का कोई मुद्दा होता है, यानी कि अभी हमने कंट्रोवर्सी के बारे में बात करी ना कि यूनियन टेरिटरी की अगर कंट्रोवर्सी किसी के साथ होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दूसरी स्टेट्स हो, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के साथ या दूसरे किसी स्टेट के साथ अगर खराब हो रहे हैं किसी मुद्दे से रिलेटेड, किसी मैटर के कारण, तो वो मैटर जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले बताया जाएगा और उनकी एड एंड एडवाइस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा कहा गया कि अगर वहां पे चीफ सेक्रेटरी को या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, इनको अगर अपॉइंट करना है तो उसके मैटर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब इसको ऐसे रिलेट करो, आप अब डीजी होंगे पुलिस के, अब डायरेक्टर जनरल जो होंगे, आप आईपीएस जब बनोगे तब आगे जाके आप डीजी बन पाओगे पुलिस के। तो अल्टीमेटली ऑल इंडिया सर्विसेज तो यहाँ पर एक रोल प्ले कर ही रही है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो डायरेक्टर जनरल हो। तो अभी हमने क्या बात करी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में कि पूरा कंट्रोल किसका होगा? ऑल इंडिया सर्विसेज का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। बट यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो दो पोस्ट को लेकर बता दिया है, राइट, कि स्पेशली चीफ सेक्रेटरी की जो काफी हाई पोस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, और दूसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी होगी पहले, राइट, गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसके बाद फिर ये काम कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट केस हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की पीस और ट्रैंक्विलिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि शांति को भंग करने से रिलेटेड या अशांति से रिलेटेड ऐसा कोई केस आता है सामने, तो पहले बात की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और वही चीज आपने यहाँ पर डिकोड करते हुए देखी थी, अपन ने चर्चा नहीं करी थी कि अशांति से रिलेटेड जो भी केस वगैरह होंगे वो कौन डील करेंगे? ये देखो सेकंड पॉइंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। बट अब यहीं पर ही वो चीज बता दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात पर ही करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये अब रिलेशन क्लियर हो रहा होगा जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, राइट, ये चीज है। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस जो कि देखो ये आ गया माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास, वही चीज अपन ने सेम वहां पर भी देखी थी, एग्जैक्टली सेम टू सेम। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की जो पावर थी वो किसके थ्रू आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है। ये चीज भी यहाँ पर बता दी, इन्होंने क्लियर कर दी। और ये पूरी चीज जो है ये किसके तहत हम लोग को देखने को मिली? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल अगस्त 6 2019 को आर्टिकल 370 जो है वो हम लोग को देखने को मिला था, और जिसके तहत जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो हट गया था, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो है वो बाइफरकेट हो गई, बढ़ गई थी, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ हम लोग को देखने को मिलती है, एंड लद्दाख जो है वो बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ हम लोग को देखने को मिलती है। और जून 2018 से जम्मू एंड कश्मीर पे अभी तक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट हम लोग को नहीं देखने को मिली है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत फ्रेश इलेक्शन जो है वो अगले साल तक हम लोग को देखने को मिलेंगे, जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अगले साल तक। तो उस पर हम लोग को एक फ्रेश इलेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जब डीलिमिटेशन कमीशन जो है जब पूरी चीज डिसाइड कर लेंगे कि कितने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किस क्षेत्र से जो है वो लड़ेंगे, यानी कि क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन में क्या होता है, ये सीट्स वगैरह जो होती है ना, जैसे आप देखते हैं कि लोकसभा में इतनी सीट है इस जगह से, राइट, और या फिर स्टेट असेंबली में इस क्षेत्र से इतनी सीट होंगी, इतने एमएलए जो है वो आएंगे, राइट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर लोकसभा के मैटर में एमपी इस क्षेत्र से जो है वो इतने एमपी जो है वो इलेक्ट होंगे, है ना। तो ये चीज जो होती है वो कौन डिसाइड करती है? ये डी लिमिटेशन कमीशन ये डिसाइड करती है। तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, और लास्ट में मैंने आपको ये पढ़ने के लिए होमवर्क दिया है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में इजीली डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि पहले भी अपन इस टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। अब इस नए रूल्स के क्या इम्प्लीकेशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे? तो देखो सिंपल सॉर्टेड बात ये बताई गई है, पहले जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था उसके पास बहुत पावर्स थी, और चीफ मिनिस्टर वहां पर सबसे पावरफुल व्यक्ति था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब जो नया रूल आया है इसमें पावर किसके हाथ में चली गई पूरी की पूरी?
सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में देखने को मिल रही है। और इतनी बुरी स्थिति हुई है अब नए रूल के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर की, कि चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से एक कांस्टेबल तक का जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है, जो भी होंगे चीफ मिनिस्टर, तो वो कांस्टेबल तक के ट्रांसफर के लिए जो होंगे, यानी कि इनके ये पावर भी नहीं होगी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बुरी स्थिति जो है वो आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर की हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि वो जो पद होगा चीफ मिनिस्टर का, वो सिर्फ नाम मात्र पद होगा, नॉमिनल पद के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो ये चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी। मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया रखना कि ये वाली चीज याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, पूरी की पूरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर के पास इनडायरेक्ट पावर हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, ये यूरोपियन यूनियन का मुद्दा था और ग्रीस और टर्की का मुद्दा जो अपन ने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। अभी एक हफ्ता ही हुआ है, 24 अगस्त को अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। टर्की ग्रीस स्टैंड ऑफ के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, जो मेडिटेरेनियन रीजन पर जो इशू हम लोग को टर्की और ग्रीस के बीच में देखने को मिल रहा है, पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको क्या करना है, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पर टाइप करना है 24 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना, कमलाक्ष झा। जो भी सबसे पहला वीडियो होगा वो आपका यही वाला वीडियो होगा। इस वीडियो के 20 मिनट 28 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, जहां पर टर्की और ग्रीस में जो इश्यूज चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने आग्रह किया है टर्की से, यानी कि उससे कहा है टर्की से कि मेडिटेरेनियन रीजन पर ड्रिलिंग ना करे, ठीक है, ये यानी कि ड्रिल वगैरह करके वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर ही पूरा ये कहानी हम लोग को देखने को मिल रही है कि वहां पर बहुत ज्यादा हम लोग को गैस के कुएं जो है वो नजर आए हैं, नेचुरल गैस के कुएं, तो उसको लेकर जो है वो पूरा मैटर जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में नजर आया। तो अभी टर्की क्या कर रहा है, यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह कर रहा है, तो उसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ड्रिलिंग मत करो, ठीक है। और ड्रिलिंग एक्सरसाइज जो ये कंडक्ट कर रहा है, यानी कि पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किस जगह पर उसको कितनी नेचुरल गैस वगैरह मिलेगी। तो इसको लेकर पूरा इशू मैटर मुद्दा हम लोग को देखने को मिला। पूरी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी जब आप ये वाला वीडियो देख लोगे, ठीक है। अभी एक मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, मैप की एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ये आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको देखो, ये दिख रही है मेडिटेरेनियन सी। आपको बताना है ये पूरी कंट्रीज के नाम क्या क्या है, पूरी कंट्री के नाम, ठीक है। नहीं पता है तो मैप के सामने खड़े हो जाओ और लिखो ये पूरी कंट्री के नाम, इसके ऊपर लिख देना आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद। और लिख सकते हो आप तो उससे भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, जैसे कि एडिटर होता है ना, फोन पे एडिटर होता है, जैसे आप व्हाट्सएप में वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग करके भेजते हो, तो वैसे ही इसकी आप फोटो एडिटिंग करके इसमें पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर इसका प्रिंट आउट करा सकें तो बढ़िया, या फिर अगर आपके पास खुद के पास कोई मैप होगा, और अगर ये देखो ये वाले रीजन का मैप खुद से ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा नहीं, अगर कर लो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट या तो अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा तो वर्ल्ड मैप में ये पूरी कंट्री के नाम जो है वो लोकेट कर दो आप, ठीक है। क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री के साथ ये मेडिटेरेनियन सी अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ऐसा इसके साथ करना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, तो ब्लैक सी को भी कवर करो, मेडिटेरेनियन सी को भी कवर करो। और इसका जब आप पूरा ये कर लो टास्क, तो टेलीग्राम का अपना एक चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इस पे आप शेयर कर देना, ठीक है। तो ये चीज आपका टास्क है मैप का आज का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक सामने आ रहा है, इस न्यूज की बात करें तो देखो सिंपल सा एक इशू सामने आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक डेट डिसाइड की है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कॉलेजेस के जो एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स हैं, वो इस फलाना डेट को होंगे, ठीक है। ये और पूरी कंट्री के अंदर एक डेट जो है वो मतलब डिसाइड कर ली गई है, फिक्स कर दी गई है कि इस फलाना डेट को एग्जाम होंगे। अब मैटर क्या चल रहा है कि कंट्री के अंदर आज भी कोरोना वायरस का खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, और यूजीसी ने क्या कहा है कि पूरी कंट्री के अंदर एक डेट फिक्स हो गई कि इस डेट पर एग्जाम होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ये वाली बात, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सिचुएशंस हैं, राइट। अब जैसे ये स्टेट है, अब ये स्टेट नहीं चाह रही है कि इस दिन पर एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं किसी क्षेत्र पर इस स्टेट के बहुत ज्यादा खतरा हम लोग को कोरोना वायरस का देखने को मिल रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टेट जो है वो नहीं चाह रही कि इस डेट पर एग्जाम हो, तो और स्टेट चाह रही है कि इस दिन यानी कि बढ़ा दिया जाए एग्जाम को, पोस्टपोन कर दिया जाए, इस दिन एग्जाम हो। तो इसमें किसकी चलेगी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें चलेगी स्टेट की। क्यों स्टेट की चलेगी, क्योंकि स्टेट के पास पावर दी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, इस कानून के तहत स्टेट्स के पास पावर हम लोग को देखने को मिलती है कि कोई भी अगर आपदा आती है तो उसमें मेन जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो लोगों की जान बचाने की होगी, राइट। और अभी जो सिचुएशन कोरोना वायरस की हम लोग को देखने को मिल रही है वो कुछ इसी प्रकार की देखने को मिल रही है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए जो राज्य जो होंगे वो अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अगर बोलेगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कि
डेट्स को पोस्टपोन करना है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टेट्स की सुनकर डेट को जो है वो पोस्टपोन करवाना होगा। तो ये वाला पूरा मुद्दा मैटर हम लोग को नजर आया है। अब पूरी थोड़ी सी इसमें डिटेल में डिस्कशन करते हैं, हालांकि इतनी डिटेल में डिस्कशन की इसमें आवश्यकता नहीं, बट फिर भी सिर्फ सुन लो इन जनरल। इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि आरसी कुहाड़ एक्सपर्ट कमेटी, आरसी कुहाड़ विशेषज्ञ समिति, ये समिति किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस समिति ने रिकमेंडेशंस दिए थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को गाइडलाइंस के, कि एग्जाम जो होगा हमारी कंट्री में किस प्रकार से कंडक्ट होगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि 3 मोड्स पर एग्जामिनेशन होगा, पेन पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन, या दोनों, हम लोग को फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ही देखने को मिल सकता है, राइट। और इसमें स्पेशल चांस दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, राइट, जो लोग एग्जाम नहीं लिख पा रहे हैं उनको स्पेशल चांस जो है वो दिया जाएगा कि वो बाद में जो है वो एग्जाम जो है वो लिख सकते हैं। और इसी चीज को लेकर एक पेटिशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो गई, और पेटिशन के अंदर ये कहा गया कि आर्टिकल 14 को यूजीसी की गाइडलाइंस ने वॉयलेट किया है। आर्टिकल 14 को क्यों? क्योंकि एक डेट इन्होंने फिक्स कर दी पूरे इंडिया की, पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल डेट जो है वो फिक्स कर दी गई कि पूरी कंट्री में एग्जाम जो होगा वो इस सिंगल डेट में होगा, बिना ये जाने कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में क्या सिचुएशन है इमरजेंसी की, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, बिना इसको ध्यान में रखे यूजीसी ने एक सिंगल डेट जो है वो फिक्स कर दी। दूसरी बात, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर बात हुई, कहा गया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को जो है वो उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उनको प्रमोट किया जा रहा है, बट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि उनको एग्जाम में बैठना है और एग्जाम लिखना है। तो इस चीज को लेकर पूरा मुद्दा सामने नजर आया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हम लोग को क्या चीज नजर आई, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज और दूसरे इंस्टीट्यूशन ये फाइनल ईयर का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, बट ये किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करेंगे उनके इंटरनल असेसमेंट या फिर दूसरे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। तो प्रमोट करने की बात जो है वो खारिज कर दी गई कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करना है, और ये जो मैटर जो है इसमें ये कहा गया कि प्रमोशन जो है वो नहीं लिया जा सकता, एग्जाम के थ्रू ही एक इंडिविजुअल जो है वो आगे हायर यानी कि प्रमोट जो है वो हो एग्जाम के थ्रू, ये किसी और दूसरे क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो उसको प्रमोट नहीं करने की यहाँ पर बात की गई। और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अगर एग्जाम को पोस्टपोन करना है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि 30 सितंबर जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले वो फाइल जो है वो एक कर दें, यानी कि एक नोटिस जो है वो दे दें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनके नोटिस को ध्यान में रखते हुए डेट को जो है वो पोस्टपोन कर दे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर कही गई, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कुल मिला के सीधे सीधे कहा गया कि स्टेट जो है अगर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी अगर आपके पास आती है डिमांड करने की एग्जाम की डेट्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, तो उनकी डिमांड को सुने और उनको एक्सेप्ट करें और एग्जाम की डेट को पोस्टपोन करें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नजर आई। और राज्यों के पास क्या पावर्स हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू देखने को मिलती है, तो डिजास्टर के समय सभी अथॉरिटीज की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि लोगों की जान बचाना और डिजास्टर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं, मेन चीज यही। और यहाँ पर भी यही चीज इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट पेज पर हमने देखा था ना कि लोगों की जान को जो है वो बचाना ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर हम लोग को स्टेट्स की गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी, यानी कि स्टेट जो बोलेगी फिर वो वैसा होगा। तो ये चीज इसलिए की गई क्योंकि मेन प्रायोरिटी क्या है, लोगों की जान बचाना, और इस आपदा इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हम लोग को यही तो देखने को मिल रहा है, राइट, कि मेन प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ जो है उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और ये पूरी पावर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत स्टेट्स के पास हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर नजर आई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो एग्जामिनेशन जो 30 सितंबर तक जो कंडक्ट होना है, अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उनके पास जो है स्टेट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्टेट जो है वो उनको नोटिस भेज सकती है, और उनके नोटिस के आधार पर जो एग्जामिनेशन जो होगा वो पोस्टपोन किया जा सकता है, या फिर उनकी डेट्स वगैरह में जो भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। और स्टेट की पावर्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोग को ये देखने को मिलती है कि स्टेट्स को ये कहा गया है कि आप जो है वो एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए यूजीसी को नोटिस लिख सकते हैं, बट स्टेट कोई भी क्राइटेरिया ऐसा या कोई भी गाइडलाइंस ऐसी मेंशन करके ना दे यूजीसी को जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाना है। स्टूडेंट्स जो प्रमोट होंगे वो अपने ही यानी कि लिखित एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड, अपनी स्किल्स के ऊपर बेस्ड प्रमोट किए जाएंगे। इस प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया जो है वो स्टेट्स जो है वो ना दे, उसको स्टेट्स को पावर नहीं दी गई है कि स्टेट्स किसी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं लिख कर देगी यूजीसी को प्रमोशन से रिलेटेड, वो सिर्फ एग्जाम डेट की पोस्टपोनमेंट से लेकर यानी कि एग्जाम डेट को पोस्टपोन जो करना है उसको लेकर ही जो है वो यूजीसी को ये लिख सकती है, नोटिस जो है वो जारी कर सकती है यूजीसी के लिए। और नोटिस नहीं है यानी कि एक फॉर्मल लेटर जो है वो भेजेगी और यूजीसी फिर उनके लेटर्स को कंसिडर करते हुए
एग्जाम डेट को पोस्टपोन करेगी और ये बताया गया कि 30 सितंबर से पहले पहले जो है ये किया जाना है। ये गाइडलाइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर पेटिशनर ने बोला था ना कि जूनियर्स को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, बट इनके लिए मैंडेटरी हो गया एग्जाम लिखना, राइट? तो ये उन्होंने बोला था कि ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट? भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन्होंने बोला कि फाइनल ईयर का जो एग्जाम होता है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह स्टूडेंट्स के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर स्टूडेंट्स अपना मैक्सिमम कैलिबर जो है वो शो करते हैं, जो कि उनके फ्यूचर करियर में उनकी काफी मदद करता है, एकेडमिक्स में भी और एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए भी, राइट? क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का एकेडमिक स्कोर काफी अच्छा होता है उसके लिए चांसेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं उसको तुरंत जॉब मिलने के, तो इसलिए वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो उस प्रकार की मेहनत फाइनल ईयर के एग्जाम्स के लिए करता है। तो ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी अगर प्रमोट करने की सोच लोगे आप, तो ऑब्वियस ही बात है कि आगे चल के एम्प्लॉयमेंट में जो है वो काफी बुरी स्थिति हम लोग को देखने को मिल सकती है जॉब्स के दौरान। मे बी शायद इस प्रकार के प्रमोशन के आधार पर काफी सारी कंपनी सामने वाले को जॉब्स पे रखे ही ना, तो सामने वाले के करियर के लिए ये काफी खतरा वाली चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। या फिर अगर मान लिया कि रख लिया, बट सामने वाला जो स्टूडेंट है उसको इतना नॉलेज नहीं, कि उसके सिर्फ एकेडमिक्स को देख करके हाँ यार ये तो ग्रेजुएशन है चलो इसको जॉब पे रख लेते हैं, बट जब जॉब पे रखा तब पता लगा एम्प्लॉयर को कि अरे यार इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। क्योंकि जिसको जो पढ़ेंगे, जो मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको वेरियस चीजों के बारे में पता होगा, राइट? बट अगर इनको इसी क्राइटेरिया के तहत प्रमोट कर दिया, राइट, यानी कि ग्रेजुएशन दे दिया उनको और उस ग्रेजुएशन के आधार पर उनको जॉब लग गई उनकी, राइट, तो बाद में जाकर वो अपनी वर्क प्लेस पर भी जो है वो अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपनी पोजीशन जो रहेगी उनकी वो फिर वो अच्छी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली बात भी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, और बाकी इंप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से तो अपन ने देख ही लिया कि वो उनके फ्यूचर करियर में काफी हेल्प करेगी, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं। और या एक चीज याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो स्टेट्स को जो पावर दी जा रही है कि स्टेट जो है वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, वो ये दो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट की एंट्री के ऊपर बेस हम लोग को देखने को मिली है, एंट्री नंबर 23 और एंट्री नंबर 29। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना आपको एंट्री नंबर वगैरह याद रखना, बट सिंपल ये बात याद रखो कि सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस के आधार पर जो भी मैटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उसके साथ डील करती है। तो स्टेट्स की ये कुछ पावर है। इसके अलावा ये वाली पावर की प्रिवेंशन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इन्फेक्शन और कंटेजियस डिजीज और पेस्ट अफेक्टिंग मैन, एनिमल्स और प्लांट्स। तो ऐसे जब मैटर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब चीजें जो है वो संक्रमण जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, चाहे वो पेट्स को का संक्रमण हो, चाहे वो एनिमल्स का संक्रमण हो, यानी कि डिजीज का, ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिले, तो उस बीच सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस जो है वो बनाने की, राइट? तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर इस लिस्ट के तहत देखने को मिलती है। तो इन जनरल बस आप याद रखना कि स्टेट्स भी जो है उनके पास भी वेरियस पावर्स हैं रूल्स रेगुलेशंस खुद से जो है वो तैयार करने की, जो कि हम लोग को कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलता है। अच्छा मुझे बताओ कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है? बहुत इजी सी चीज है, पहले भी कई बार हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। बात करें गाइस, तो देखिए बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो टॉय इंडस्ट्रीज हैं, टॉय इंडस्ट्री यानी कि वो इंडस्ट्री जो कि खिलौने बनाती है, इन्होंने कहा सरकार से कि सरकार अपने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो कि सरकार ने फरवरी में इशू किया था उसको सस्पेंड कर दें, उसको पोस्टपोन कर दें या उसको डिले कर दें एटलीस्ट एक साल के लिए, राइट? और अगर वो सरकार ऐसा नहीं करेगी तो काफी सारी इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको फोर्सफुली अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद हो जाएंगी। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे जो हैं वो इन खिलौने को यूज करते हैं। खिलौना कौन यूज करता है? खिलौना खेलता है बच्चा। अब सरकार ने क्वालिटी ऑर्डर जो है वो इशू किया खिलौनों के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि सरकार ने क्वालिटी जो ऑर्डर इशू इसलिए किया होगा क्योंकि खिलौने में किसी भी प्रकार का ऐसा केमिकल्स ना डाला जाए या किसी प्रकार की ऐसी चीज ना डाली जाए खिलौने में जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सके, है ना? और जो टॉयज जो है उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है ये ऑर्डर था कि क्वालिटी जो इंश्योर करने के लिए कि किसी भी प्रकार की जो ऐसे केमिकल्स या ऐसे प्रोडक्ट जो है वो छोटे बच्चों के खेलने के सामान में, प्रोडक्ट्स में, खिलौने में ना शामिल किए जाए जिससे कि छोटे बच्चे की जान को खतरा हो सके। जान को ना भी तो छोटे बच्चे को जो है वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, यानी कि ये पूरी चीज जो है वो इंश्योर करने के लिए सरकार ने ऐसा किया था। तो ये चीज तो आपके बिना जाने बिना इस टॉपिक को पढ़े आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी, है ना? और पूरा मुद्दा क्या है गाइस? तो देखो पूरा मुद्दा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो स्कीम 1 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का है। और यही चीज प्रॉब्लम ये हो रही है कि सितंबर 1 2020 से पहले इसको लागू होना था, और जो यानी कि
ये लागू हो जानी थी, और ये जो जितनी भी गाइडलाइंस जो फरवरी में इशू की थी ये इस ऑर्डर के तहत सरकार ने, तो उसको फॉलो करना था टॉय इंडस्ट्री को, और टॉय इंडस्ट्री ये फॉलो नहीं कर पा रही है पूरी गाइडलाइंस को, कि फरवरी में जो इशू हुई थी, जारी हुई थी, तो इसको लेकर वो थोड़ा समय मांग रही है 1 साल का और। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए वो कह रही है कि इसको जो है वो थोड़ा सा डिले कर दो। अब टॉयज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है, तो सिंपल सी चीज याद रखना कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चे जिनके लिए खिलौने बनते हैं, और जिनके लिए क्या या फिर जो भी मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट जिनका बनता है, राइट, इंडस्ट्रीज वगैरह में, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट में शामिल करती है, राइट, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ये सब प्रोडक्ट्स बना रही हैं छोटे बच्चों के लिए, 14 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए, उनको कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ये सरकार जो प्रोविजंस दे रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडस्ट्री काम करे, और वो स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है उसमें जो भी चीज मेंशन्ड है, जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी रिक्वायरमेंट वहां पर मेंशन्ड है, तो उसको जो है वो फुलफिल करना है टॉय इंडस्ट्रीज को, राइट। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि टॉय इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर आईएसआई मार्क जो है वो होना चाहिए, जो भी इस क्वालिटी को फॉलो कर रही है, आईएसआई मार्क। और आईएसआई मार्क आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ये बेटर क्वालिटी और बेटर सेफ्टी का हम लोग को देखने को मिलता है मार्क की, जिस भी प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क है उसकी क्वालिटी जो है वो सही है, यानी कि चेक की गई उसकी क्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही कहा गया कि फैक्ट्रीज को जो है ये आईएसआई मार्क जो है वो दिया जाएगा, और इसी वो अपनी क्वालिटी को पहले मेंटेन करें और उस पर ये मार्क जो है वो लगाकर ये इंश्योर करें कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का, और समय समय पर उनके प्रोडक्ट्स की जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी, बीआईएस के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा चेक किया जाएगा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सही है कि नहीं है, पूरी क्वालिटी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो ये चीजें, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इंश्योर करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर को मिलें, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बेटर क्वालिटी और बेटर सेफ्टी परस्पेक्टिव से हम लोग को देखने को मिल रहे, राइट। तो ये पूरी चीज यहाँ पर दी गई, और ये ब्यूरो जो है हम लोग को जो देखने को मिलता है कि जो स्कीम 1 जो है शेड्यूल 2 का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कंफर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन 2018, तो इसमें जो भी प्रोविजन, जो भी गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर स्कीम में मेंशन्ड है, स्कीम 1 शेड्यूल 2 के, तो वो पूरी की पूरी चीज जो है वो टॉय इंडस्ट्री को फॉलो करनी है। तो मोटे मोटे तौर पर सिंपल बस याद रखो कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, छोटे बच्चों का सामान जो है वो सही क्वालिटी का, वो स्टैंडर्ड्स उसके ठीक ठाक हो, तो इसको लेकर ये ऑर्डर आया था, और उस ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट्स जो थी वो फुलफिल नहीं कर पा रही है टॉय की इंडस्ट्री, और इसलिए वो डिमांड कर रही है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो 1 साल के लिए, कि वो पूरी डिमांड्स वगैरह को फुलफिल कर सकें। सिंपल सी चीज आपको ये वाली याद रखनी है। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लो कि बाई चांस जैसे कि आप देखते हो कि कहीं पर भी ये आईएसआई मार्क है वो फेक है, या आपको शक होता है कि यार कोई प्रोडक्ट जो है वो आपके पास नकली आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली रिपोर्ट कर सकते हो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऑफिस पर, राइट, या फिर आप जो है डायरेक्टली ये इन नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वाली चीज भी है, या फिर आप बीआईएस की वेबसाइट पर भी जाकर जो है वो कंप्लेन जो है वो कर सकते हो। तो ये वाली चीज है इससे रिलेटेड एक जनरल, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और आज की डेट में ऐसी सेफ्टी की आवश्यकता इसलिए क्योंकि देखो सबसे ज्यादा पेरेंट्स जो होते हैं वो काफी चिंतित होते हैं कि उनके बच्चे के पास जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, उसका जो स्टैंडर्ड्स है वो सही है कि नहीं है, कहीं उस प्रोडक्ट में कोई केमिकल तो नहीं है जो कि उनके बच्चे की जान को खतरा बन सके, या फिर उनके बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो वो पेरेंट्स बहुत ध्यान में रखते हैं ये सब चीजें। और जब ये क्वालिटी ऑर्डर जो है वो अगर हम लोग को देखने को मिलेगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, राइट, जब ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा और सभी टॉय इंडस्ट्रीज को फॉलो करेंगी, तो ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स की चिंता जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स को पता होगा कि ये आईएसआई मार्क वाले खिलौने हैं, मतलब इनका स्टैंडर्ड्स और इनकी क्वालिटी जो है वो काफी बेस्ट है, हाई क्वालिटी के हैं, और उनसे उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई खतरा नहीं होगा। और रिसेंट सर्वे भी एक सामने आया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें ये बताया गया कि 67% जो हमारी कंट्री में टॉयज इंपोर्ट होते हैं वो बिल्कुल भी बच्चों के खेलने के लिए सेफ नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी एक पता होनी चाहिए। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात हो रही है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो इसका 6वां फाउंडेशन डे अभी रिसेंटली था, यानी कि 6 साल इसको हो गए हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा क्रिएट किया गया था। किस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था, तो ऐसा देखो आप, ये जो है वो एरियाज है, और ये पूरी जितनी भी आपको दिखाई दे रही है हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग ऐसी एजेंसीज हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है। इसका काम क्या होता है, ये सभी एजेंसी को जो है वो आपस में कनेक्ट करवा के रखना, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि सभी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करती है ये, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जितनी भी होती हैं किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की, जैसे कि इस एजेंसी जो है ये कोई एक अच्छी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को बेटर तरीके से उसके जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसके उपयोग के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपस में, यानी कि इसको पता लग जाती है इसकी प्रैक्टिस, तो ये क्या करती है, दूसरों को भी ये सेम प्रैक्टिस जो है वो शेयर करती है दूसरों के साथ भी, जिससे कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारी कंट्री के अंदर बना रहे, और सभी एजेंसीज जो है वो बेटर बेनिफिट जो है वो
कर सकें, यानी कि एक दूसरे की जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं उसकी मदद से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अचीव कर पाएं। और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आज की डेट में हमारे पास काम चल ही रहा है, हम लोग फोकस कर ही रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी के उपयोग की जगह हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो काम करें, फोकस करें, है कि नहीं? ये वाली बात है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, तो ये हेड करते हैं इस एसोसिएशन को, और इसमें जो एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट होते हैं इस एसोसिएशन के, वो सेक्रेटरी, एक आईएएस ऑफिसर हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके। तो इतनी बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है बार्न आउल्स के बारे में, उल्लू के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो ये आपको उल्लू दिखाई दे रहा है, राइट, और ये रात बरात कोई देख ले तो बेचारा डर ही जाए। और बाकी ये उल्लू को मैंने खुद ने देखा हुआ है, मेरे स्कूल में जो है वो ये पेड़ पर बैठे रहते थे। मेरा जो स्कूल था वहाँ पर एक ऐसा एरिया था, ऐसा मिनी जंगल टाइप का एरिया दिखाई देता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, मिशनरी स्कूल था मेरा, और वहाँ पर एक मतलब एक ऐसा उन्होंने एक एरिया बना दिया था कि वो मिनी जंगल टाइप का ही था पूरा। तो वहाँ पर बड़े पेड़ वगैरह थे बहुत सारे, तो मेरी क्लास के जस्ट अपोजिट में मैं देखता था खिड़की से, तो ये इस प्रकार के उल्लू यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते थे। और वो यही वाले उल्लू होते थे, और इंडिया में आपने भी देखे होंगे कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं इंडिया के अंदर ये उल्लू। और ये सिर्फ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को छोड़कर हर एक कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत पूरी दुनिया भर में बहुत भरपूर तरीके से ये उल्लू फैले हुए हैं। और इंडियन कॉन्टिनेंट में तो, सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज़्यादा है ये। मीडियम साइज होता है इनका उल्लू के, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। इनके पैर और इनके जो पंख होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इनके पैर भी बड़े होते हैं, इनके पंख भी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल उल्लू इन्हीं के साइज के होते हैं ना, उसके कंपैरिजन में। और इनका जो पूंछ जो होती है इनकी, वो छोटी होती है नॉर्मल उल्लू के कंपैरिजन में। और इनकी आंखें बिल्कुल काली काली होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क बिल्कुल इनकी आंखें। और उल्लू तो वैसे भी अपनी गर्दन पूरी पीछे कर लेता है और उल्टी घुमा लेता है गर्दन, तो वो तो बड़ा डरावना टाइप का सीन हो जाता है। और आपको पता है तांत्रिक वगैरह भी उल्लू वगैरह अपने पास रखते हैं, तांत्रिक, पता नहीं कुछ तांत्रिक एक्टिविटी में उल्लू के साथ पता नहीं क्या करते हैं वो। और बोला जाता है कि उल्लू को शराब वगैरह पिलाई जाती है और उससे उससे बुलवाया जाता है। अब वो पता नहीं क्या थ्योरी है, मुझे भी नहीं पता, मैंने बट बहुत लोगों से सुना है ये कि तांत्रिक उल्लू को कुछ शराब वगैरह पिला देते हैं और उससे बात करते हैं, या फिर उससे कुछ पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। अब इतना तो अपन को पता नहीं है, बट ऐसा ऐसा भी होता है। और हार्ट शेप का इनका मुंह है, देखो आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल हार्ट शेप का इनका मुंह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो ये पूरा हार्ट शेप का टाइप का मुंह है इनका, अगर ऐसा कर दो तो ये हार्ट शेप का मुंह है ना। और जैसे कि नॉर्मली उल्लू जो होता है वो वू 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 ऐसा ऐसा कुछ करता है, हूट इसका हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे टाइगर रोर करता है ना, टाइगर रोर, वैसे ही उल्लू की जो बोली होती है उसको हूट बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी याद रखो जनरल नॉलेज के लिए। और ये डायरेक्ट स्टेट सिविल सर्विसेज में भी कभी कभी आ जाते हैं, राइट। जैसे नॉर्मल उल्लू वू 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 करते हैं, और ये श्री श्री ऐसे करके डराता है, ये ऐसे आवाज निकाल के। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स का, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर काफी सारे चूहे आ गए हैं और वो चूहे वहाँ के कोकोनट्स को जो है वो खराब कर रहे हैं। तो उनको चूहों को भगाने के लिए उन उल्लू को जो है वो रखा है ये करावती आइलैंड के अंदर लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इस उल्लू को वो लेकर आए जिससे कि ये उल्लू जो है वो चूहे पर अटैक करें और चूहों को कम करें, राइट। अब बात हो रही है डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल के बारे में। DSGE मॉडल किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, याद रखना RBI के द्वारा। RBI इस मॉडल का यूज कर रही है, किस चीज के लिए यूज कर रही है, कोरोना वायरस का इंपैक्ट लॉकडाउन के चलते हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ा है। यानी कि कोरोना वायरस में हमने देखा इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा, फिर लॉकडाउन हमने देखा, राइट। तो ये सब चीजें जो अभी हुई है रिसेंट पास में इंडिया के अंदर और अभी चली रही है एग्जैक्टली, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए RBI इस मॉडल का उपयोग कर रही है। और ये मॉडल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेथड के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पता लगाती है, जो कि एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस साइकिल किस प्रकार से चल रही है और क्या इफेक्ट इकोनॉमी पॉलिसी का जो है वो इकोनॉमी पे नजर आ रहा है। यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर कैसे किस चीज के प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इन पूरी चीजों का पता लगाने के लिए RBI इस मॉडल के ऊपर काम कर रही है। और बहुत ही बिल्कुल जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी और इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके ऊपर वो बेस जो है इकोनॉमिस्ट ये पूरी चीजें जो है वो पता लगाते हैं कि एक इकोनॉमी के ऊपर किन किन चीजों के कारण जो है वो किस प्रकार का इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। और इसमें 3 इकोनॉमी एजेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसका उपयोग जो है वो RBI कर रही है, हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। तो ये तीनों ही चीजें आप जानते हैं। हमने बात करी हाउस होल्ड्स की, इसलिए बात की जा रही है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो स्पेंड कर नहीं रहा है। यहाँ पे लॉजिक समझो आप, कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा है तो इसलिए हाउस होल्ड का पता लगाएंगे कि हाउस होल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा है। दूसरी बात, फर्म्स इंडस्ट्रीज वगैरह भी बंद है
तो वो चेक किया जाएगा कि उसका क्या प्रभाव है, यानी कि किस प्रकार से चीजें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स जो अगर पता लगेंगी तो उसका सोल्यूशन भी जल्दी सामने निकल कर आएगा। फिर गवर्नमेंट को इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट की क्या वेरियस पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत लेकर आई है। तो इन तीनों चीजों को साथ में रखते हुए आरबीआई जो है वो इस मॉडल के थ्रू पता लगाएगी कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण, वो किस प्रकार से पड़ा है और क्या स्टेटस है आज की रेट का, और इसे और कहाँ कहाँ पर कमियां नजर आ रही है, जिससे कि उस जो टारगेटेड एरिया है उस पर अप्रोच करते हुए, उस पर काम करते हुए जो है वो सिचुएशन को सही किया जा सके। ठीक है, ये चीज है पूरी। नेक्स्ट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पर बैम्बू क्लस्टर्स हम लोग को नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। बैम्बू क्लस्टर्स जम्मू, कटरा और संभा में। और कटरा, मेरे ख्याल से ये कटरा वही जगह जहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। वैष्णो देवी जाने के लिए मेरे ख्याल से कटरा स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है। मैं काफी पहले गया था यार, अभी याद नहीं है मुझे, बट हाँ शायद यही है, कटरा ही है मेरे ख्याल से, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर इन 3 जगहों पर बैम्बू क्लस्टर जो है वो तैयार किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इसके पीछे हम लोग को देखने को मिल रही है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर बैम्बू की बास्केटरी, यानी कि बैम्बू की जो बास्केट्स वगैरह बनते हैं ना, उसको तैयार किया जाए, अगरबत्ती तैयार की जाए, बैम्बू चारकोल तैयार किया जाए। चारकोल देखो आप, ये बैम्बू चारकोल हम लोग को देखने को मिलता है, ये फेस वगैरह में भी लगाया जाता है। ये एयर प्यूरिफायर का भी इवन काम करता है बैम्बू चारकोल। अगर आप इसको रख दोगे अपने घर पे तो आपके घर की जो एयर जो होगी वो प्यूरिफाई होगी। तो चारकोल जो है वो एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है, राइट। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेगा बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू किया जाएगा। बैम्बू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर भी जो है वो इसी रीजन पर, इसी जगह पर हम लोग को देखने को मिलेगी, घाटी में। और इसके आने से, ये 3 क्लस्टर जब आ जाएंगे तो उसके आने से बताया जा रहा है कि 25,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ये मददकारी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये टॉपिक न्यूज में है। चुनौती की बात करें, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज का कॉन्टेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। मेन पर्पस ये है कि अराउंड 300 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जो है वो फंडिंग दी जाएगी 25 लाख रुपए तक की। और ये उन्हीं स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो स्टार्टअप्स जो इंडिया के कुछ की एरियाज हैं जिन पर इंडिया काम कर रही है आज की डेट में, जैसे कि डिजिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बैंकिंग की तरफ से फिनटेक स्टार्टअप जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें, स्पेस सेक्टर की तरफ की, स्पेस पर्सपेक्टिव से देखें, यानी कि जो आपको पता होगा कि आज की डेट में इसरो ने भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया है, प्राइवेट कंपनीज को इसरो मौका दे रही है। और ये आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में पूरी चीज हमने देखी थी। तो जो सरकार की जो विजन है और जो भी स्टार्टअप सरकार के विजन को फुलफिल करने में काम कर रही है, तो उन स्टार्टअप्स को सरकार सेलेक्ट करेगी और उनको वेरियस जो है यानी कि लोन्स वगैरह ऑफर करेगी, उनको प्रमोट करेगी, उनको सहायता प्रोवाइड कराएगी। तो ये बेसिकली स्टार्टअप्स को हमारी कंट्री के अंदर बूस्ट करने के लिए, स्पेशली यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या फिर और जो भी हम लोग देखते हैं कि सरकार के जो ऑब्जेक्टिव, जो विजन्स है, तो वैसे स्टार्टअप्स को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए उनको सहायता की जा रही है इस चुनौती के तहत, राइट। और यहाँ पर फोकस किया जा रहा है टीयर 2 टाउन्स के ऊपर। और टीयर 2 जो सिटीज है हमारी कंट्री के अंदर है, जैसे कि आप हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी जो कैपिटल है वो टीयर 2 के अंदर आती है। और ये चुनौती पर 95 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो रखा गया और 3 साल का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, चुनौती। तो ये वाली चीज जो है वो सामने नजर आई है। एंड गाइस, ये लास्ट टॉपिक था अपना आज का, और अभी आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज होमवर्क दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, डेली पीडीएफ्स, और आपको ये मंथली पैकेज जो है वो ज्वाइन करना है जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और पीडीएफ लेने के फायदे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। एक तो आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स जो है वो नहीं बनाने होंगे, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि करंट अफेयर्स एक वास्ट पोर्शन आपको रोज डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो आपको नोट्स बनाने के झंझट पर नहीं पड़ना है। उस टाइम को जो है वो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लगा सकते हो, या फिर आप जो भी, यानी कि जैसे कि मैं होमवर्क देता हूँ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स, इनको कंप्लीट करने में उस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को यही कंप्लेन होती है कि यार इतने सारे करंट अफेयर्स होते हैं और इतना नोट्स क्रिएट करना पड़ता है, पूरा दिन जो है वो इसी में चला जाता है। तो अब से वो होने नहीं वाला, क्योंकि मैंने जो रेट आप लोग के लिए रखा है वो मात्र 100 रुपए पर मंथ का रखा है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक तो ये आपका टाइम बचाने के लिए पीडीएफ आपको दे दी जाती है, डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, बट इसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि आप लेक्चर को रोज देखें, बिना कुछ किए, सिर्फ शांति से, बिना कहीं नोट्स लिखे, बिना कुछ किए, सिर्फ लेक्चर को देखने पर फोकस करें। मैं जो बोल रहा हूं उसको सिर्फ सुने ध्यान से, राइट, क्योंकि ये अगर आप कर लोगे, लेक्चर को देखते देखते सुनोगे, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो आप मेमोराइज कर लोगे। बट सिर्फ इतना काम नहीं बनेगा, आपको फिर क्या करना है, आपके पास डेली पीडीएफ रहेंगे, आपको डेली रात में सोने से पहले उस पीडीएफ को रिवाइज करना है। फिर रोज आप ऐसे करोगे। और संडे वाले दिन क्या होता है, एक वीकली
रिवीजन के लिए आपके, यानी कि एक सिंगल आपको पीडीएफ दी जाती है जिसमें पूरे हफ्ते के करंट अफेयर जो होते हैं वो एक ही पीडीएफ में होते हैं। तो आपको फिर वीकली रिवीजन करना है, वीकली पीडीएफ जब आपको मिलेगी उस समय। इसके अलावा आपको मंथली पीडीएफ सेम ऐसी ही मिलती है, जैसे कि अभी मैंने ये लेक्चर की आपको पीडीएफ जो है वो वीकली दिखाई, आपको वीकली संडे के दिन दी, वैसे ही आपको ये एक मंथ में एक दिन दी जाती है और उस दिन आप रिवाइज कर लेते हो। तो आपको क्या हुआ, एक टॉपिक आपका 3 बार रिवाइज हो गया और यही इस एग्जाम की डिमांड है, राइट। और इतना ही नहीं, संडे वाले दिन भी एमसीक्यू फॉर्मेट की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। करंट अफेयर्स अपना एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है तो उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है। प्लस आपको जैसे ही महीना खत्म होता है, महीने खत्म होने के विद इन 3-4 दिन या 5 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता मान लो, उसके अंदर ही अंदर आपको एक मैगजीन दे दी जाती है। इंग्लिश हिंदी अलग अलग फॉर्मेट में मैगजीन होती है और वो मैगजीन जो होती है वो प्रिंट फ्रेंडली होती है, जिसको आप जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन पढ़ने में उनको तकलीफ होती है, तो उनके लिए ये प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन है। और इसके 100 पेजेस से भी इसके कम होते हैं, आप प्रिंट करा लो और प्रिंट करा के आप अपने पास रखो, अंडरलाइन करो, बार बार उसको रिवाइज करते चलो जब आपका मन करे। बाकी ये 3 रिवीजन तो आपकी यहीं के यहीं जो है वो, आप अगर आप मंथली पैकेज लेते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आप चाहें तो एक साथ दिसंबर तक की फीस भी पे कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है ये मिनिमम 100 है और मिनिमम का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मिनिमम है 100 रुपीज। और अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन जो भी आपको ठीक लगे चैनल के लिए वो आप जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं इसके ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर, जैसा भी आपको जो भी ठीक लगे, ठीक है। और आपके कंट्रीब्यूशन से मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है एंड ये चीज़ आपको बतानी थी। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम का अपना चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और होमवर्क की बात करें, आर्टिकल 370 35 है, पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस अगर आप उठा के देखेंगे अगस्त पिछले साल से हमने ये वाली चीज़ों के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया था। और डिलिमिटेशन कमीशन, इसके बारे में भी हमने बात करी थी, ये आपको पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये भी पढ़ चुके हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड ये 23 जून को हमने पढ़ा था। क्यों देखो गाइस, पढ़ा तो अपन ने सभी है। आप एक बार क्या किया करो गाइस कि आप जो नए स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं ना वो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स पे देख लिया करो। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो पुराने लेक्चर्स की लिंक भी मेरे यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं जहां पर मैंने ये सब टॉपिक्स बताए हुए हैं, राइट। चलो एनीवेज, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक आज का। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।